नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों 1 मार्च है, आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हर बार की तरह सवाल जवाब के एपिसोड में होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लगातार जानकारी पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहें और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। अमोल पाटिल जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। हाय सर, लास्ट वीक आई हैव बुक 2 BHK फ्लैट एंड एट 2nd फ्लोर इन भूमकर चौक, बट आई हैव वन कंसर्न। STP plant is placed next to my balcony. So is it okay to stay there for lifetime because it will produce noise and bad smell? Sir, please reply, then only I will proceed for agreement. Please help me. देखिए अमोल जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और आपने सवाल का जो आपका समस्या है वो आपने मेंशन भी किया है। देखिए, जो साउंड की बात जहाँ तक है STP के, तो वो ज़रूर रहेगा, लेकिन उससे आप जो है यूज टू हो जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जैसे आप टिंगरी नगर देख लीजिए, बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में है, वहाँ पे फ्लाइट का आना जाना, उसके साथ साथ फाइटर जेट भी उड़ते हैं। तो कोई जो इंसान वहाँ उस लोकेशन में नहीं रहता है, बाहर के लोकेशन से आते हैं, तो उनको बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो यूज टू हो गए हैं। ऐसा नहीं कि उनको साउंड का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन वो एक रहते रहते एक तरीके से आदी हो गए हैं, उसके यूज टू हो गए हैं। अब रही बात स्मेल की, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपको झेलना पड़ सकता है यदि आपकी तरफ हवा आ रही है, जो विंड का डायरेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें बताई नहीं हैं कि फ्लैट का ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि अमूमन जो है 12 महीनों में, एक साल में अगर आप देखें तो 8 से 9 महीने जो आपके हैं, जो विंड फ्लो है पुणे में, वो साउथ वेस्टर्न विंड चलती है। केवल ठंडियों के समय में आपका जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है विंड चलती है। तो यदि आपका फ्लैट एक तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका व्यू जा रहा है, बैल्कनी का, विंडो का, और उसी तरफ ये मौजूद है, तो आपको 8-9 महीने उधर से ही जो हवा चल के आएगी वो आपके फ्लैट की तरफ आएगी और समस्या पैदा करेगी। जब भी आप विंडो खोलेंगे ये दिक्कत आपको लगेगी। यदि वो नॉर्थ ईस्ट में है तो ये समस्या थोड़ी कम रहेगी। मान लीजिए अगर आपका फेसिंग साउथ वेस्ट की तरफ है और STP जो है, जो विंड फ्लो है, वो आना है आपका एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो 2 ही महीने है जो आपके अगेंस्ट जाएगी, नहीं तो आपकी तरफ आएगी। और अगर आपका फ्लैट ओरिएंटेड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो 2 महीने आपको समस्या रहने वाली है। अगर नॉर्थ की तरफ फेसिंग है तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक बार ये डायरेक्शन एक बार आप लोग अपना देख लीजिए, जो भी STP है वो किस डायरेक्शन में है। अदरवाइज़ मैं सुझाव तो यही करूँगा कि उसको पहले ही आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ के साथ आगे तक रह पाऊँगा तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो बैकआउट करने में भलाई है। आगे चलते हैं। बेचू जी हैं, इनका सवाल है, पिनाकर नीलांचल प्रोजेक्ट के पास एक 8000 स्क्वायर फीट का ओपन लैंड है। बिल्डर इज सेइंग इट्स एमिनिटी स्पेस। व्हाट इज एमिनिटी स्पेस? आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर। बिल्डर इज सेइंग ही इज ओनर ऑफ द लैंड एंड विल नॉट बिल्ड एनीथिंग। एनी चांस माई व्यू विल बी ब्लॉक्ड। देखिए बेचू जी, पहली चीज़ जो आपने पूछा है, एमिनिटी प्लॉट क्या होता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, खासकर PMRDA लोकेशन में या फिर कॉरपोरेशन के लोकेशन में जो पहले प्रोजेक्ट्स बनते थे, तो कुछ लैंड पार्सल जो है आपको 10 से 15% जो पूरा लैंड पार्सल है उसका 10 से 15% एरिया आपको वैकेंट छोड़ना पड़ता है। वो वैकेंट इसलिए छोड़ा जाता है एक तरीके से, कभी आपातकालीन सिचुएशन आई तो लोग वहाँ इकट्ठा हो सके। एक तो ये पर्पज़ होता है। दूसरा ये पर्पज़ होता है कि कॉरपोरेशन ये मान के चलती है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कि कल को अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना है उस पूरे लोकेशन में, और लगातार अगर डेवलपर को पूरे 100% लैंड पार्सल पे हम डेवलपमेंट करने के लिए परमिशन दे देंगे, तो रूरल मेडिकल सेंटर होते हैं जो लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, मेडिकल सेंटर, वो कहाँ बनाए जाएंगे। स्कूल मान लीजिए कोई बनाना है, वो कहाँ बनाए जाएंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगाया जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं दमकल गाड़ियों को रखने के लिए सुविधाएँ होती हैं, तो उसे कहाँ रखा जाएगा। इन सब मल्टीपल चीज़ों के लिए वो उस जगह को प्रोक्योर करके रखते हैं और उसका अधिकार एक तरीके से कॉरपोरेशन का होता है, ना कि डेवलपर का। तो अगर वो एमिनिटी प्लॉट है तो वो उस पर अधिकार बिल्डर का तभी तक है जब तक वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अगर उसने उसकी सैंक्शनिंग एज ए एमिनिटी प्लॉट दिखा दी है तो जाहिर सी बात है उस पर अधिकार कॉरपोरेशन का, लोकल अथॉरिटीज़ का हो जाता है। फ्यूचर में आने वाले समय पे वहाँ पे कुछ भी वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, स्कूल, रूरल मेडिकल सेंटर, फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें, इसी तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका फ्लैट लोअर फ्लोर पे है तो चांसेस हैं कि वो ब्लॉक हो जाए। एमिनिटी प्लॉट जो आपने समझने की बात की थी वो मैंने थोड़े में आपको बता दिया है।
और कुछ और आपको समझना है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, कोशिश रहेगी कि आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल गौहनी जी हैं, इनका सवाल है कैन वी रीसेल फ्लैट इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज और इमीडिएटली आफ्टर पोजीशन, व्हाट विल हैपन विद लोन टेकन वाइल पोजीशन। देखिए विशाल जी, पहली चीज़, कई डेवलपर ऐसे हैं जो एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल के रखते हैं कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप फ्लैट नहीं बेच सकते हैं। अगर आपका एज ए इन्वेस्टर क्लॉज है, अगर आप एग्रीमेंट एज ए इन्वेस्टर कर रहे हैं तो कई बार ये क्लॉजेज होते हैं कि आप इन बिटवीन कंस्ट्रक्शन स्टेज भी आप उसे बेच सकते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल फ्लैट खरीदा है तो चांसेस कम है कि आप ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बेच पाएँ। अगर बिल्डर अलाउ करता है तो आप बेच सकते हैं। और जहाँ तक रही बात चल रहे लोन की, तो वो लोन ट्रांसफ़र हो जाता है। नया बंदा जो आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा उसके नाम पे लोन की सैंक्शनिंग होगी, जितना भी वैल्यूएशन बन रहा है और जितना भी उसको लोन लेना है। अब मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए लोन का लिया हुआ है, उसमें से कुछ हिस्सा डिसबर्स हुआ है, या मान के ये चलते हैं कि 60 लाख पूरा डिसबर्स हो गया क्योंकि नियर पोजीशन के आसपास आपकी प्रॉपर्टी पहुंचने वाली है। अब जो अगला बंदा है उसको 80 लाख रुपए लोन चाहिए क्योंकि उसके पास ओन कंट्रीब्यूशन कम होगा, या मान लीजिए 60 ही लाख चाहिए। तो जो 60 लाख रुपए का लोन उसने लिया और जितना आप EMI वगैरह पे कर चुके हैं, यानी कि जितना प्रिंसिपल कम हुआ है उतना कट के जो है बाकी जो अमाउंट है वो बिल्डर को डिसबर्स कर देगा बैंक, और बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। अगर वो महंगे में बेचेंगे तो जो भी जाहिर सी बात है उसका एडवांस जो है आपको मिल जाएगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज वहीं पे सेटल ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा आपको ये नहीं सोचना कि मैं अगर प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मेरा लोन जो है कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। वो लोन फोरक्लोज हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि जो 60 लाख आपने दिया, अब 60 लाख में हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत प्रिंसिपल गया हो अगर आपने फुल EMI चूज की हो, अदरवाइज वो प्री EMI होता है तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया तो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटैक्ट रहता है, वैसे ही रहता है। उसको पूरा का पूरा 60 लाख जैसे ही नए बायर का सैंक्शनिंग होगा वो डिसबर्स कर दिया जाएगा और ये फोरक्लोज हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर को ये पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये फोरक्लोज हो जाएगा। या फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो डेवलपर को चला जाएगा और बाकी जो पैसा है वो बिल्डर को बैंक को चला जाएगा। तो इस केस में आपका लोन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप डेवलपर से पूछ लीजिए कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। अमूमन पोजीशन आने के बाद आपको ऐसी कोई समस्या नहीं, आप उसे बेच सकते हैं। अगर कोई आपको फंड क्रंच लग रहा है तो ही बेचिए, क्योंकि अभी आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पे किया हुआ है। जो भी नया बायर आएगा उसको भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पे ही करना पड़ेगा। तो इस केस में आप इसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। देवेंद्र अनिल जी हैं, इनका सवाल है आई एम ओनिंग ए फ्लैट एट नांदेड़ सिटी नाउ, आई एम विलिंग टू बाई अनदर फ्लैट इन पुणे, वेयर शुड आई परचेज इट, नियर हिंजौड़ी और खराड़ी। देखिए दोनों में अगर आप डिफरेंसेस समझें, हिंजौड़ी एक तरीके से कॉर्पोरेशन में नहीं आता है, वहीं खराड़ी आप देखेंगे तो ये कॉर्पोरेशन में आता है। बात करेंगे ग्रीनरी की तो खराड़ी में आपको उतनी ग्रीनरी नहीं देखने को मिलेगी, हिंजौड़ी में आपको ग्रीनरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका एक मेन कारण यह भी है कि सेंटर से अगर आप पकड़ें तो जो ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है हिंजौड़ी और खराड़ी में लगभग 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कोस्टल एरिया के काफ़ी नज़दीक हो जाता है हिंजौड़ी, 35 किलोमीटर नज़दीक हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है मानसून सीजन में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बात करेंगे सप्लाई की तो सेंटर ऑफ सिटी से जो है काफ़ी नज़दीक है खराड़ी, वहीं अगर आपका हिंजौड़ी देखेंगे वो सेंटर ऑफ सिटी से थोड़ा दूर है। अगर आप सप्लाई की जो हमने बात की तो हिंजौड़ी के आसपास तमाम लोकेशन जो है, वाकड़ ले लीजिए, कुछ हिस्सा ताथौड़े ले लीजिए, पुनावले ले लीजिए, हिंजौड़ी में भी जो है आगे मानगांव, भोयरवाड़ी वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं, फिर आपका एक तरफ माड़ूंगे भी डेवलप हो रहा है। तो तमाम लोकेशन वो लगातार डेवलप हो रहा है। यदि आप वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, लंबे समय तक रुकना चाह रहे हैं, हिंजौड़ी फेज 1 में आप लेने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो एक बार आपको खराड़ी को भी जो है कंसीडर करना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए कन्वीनियंट क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यदि आपको कुछ दुविधा लग रही है, कुछ आपने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी पूरी समस्या लिख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट इन पर्सन कंसल्टेशन हम आपके साथ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यानी कि जो हमने आपको ये डिफरेंसेस बताए दोनों जगह के, इसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है आप प्रोसीड करिए। आगे चलते हैं। रोहन भुजबल जी हैं, भुजबले जी, इनका सवाल है MIDC एरिया में प्लॉट खरीदी करके घर बना सकते हैं क्या। देखिए रोहन जी, पहली चीज़ MIDC के जो लैंड हैं वहाँ पे दो तरह के लैंड हैं। एक तो कॉमर्शियल है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे MIDC के लैंड हैं। दूसरा जो रिहायशी इलाके में भी MIDC के द्वारा ओन्ड लैंड है, वो भी जो है वो रेंट पे अलाउ करती है। वो MIDC अपने लैंड को बेचती नहीं है अमूमन। जैसे अगर आप हिंजौड़ी में ही देख लें, तमाम एरिया जो है, जैसे हमने इयॉन होम्स का जो है रिव्यू वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसे आई बटन पे देख भी सकते हैं, वो भी एक तरीके से लीज होल्ड लैंड पे है, यानी वो लैंड बिलोंग करता है MIDC का, उसने डेवलपमेंट के लिए
99 ईयर, 100 ईयर और ऐसे तमाम जो है क्लॉजेज उनके होते हैं, उस उतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक नॉमिनल रेट पे, और फिर वो डेवलपर जो है उसे रेंट पे लेके वहाँ पे डेवलप करके लोगों को बेचता है। तो अगर MIDC का लैंड है तो MIDC तो मुझे नहीं लगता कि आपको लैंड बेचने वाली है। पहले तो ये चेक कर लीजिए क्या वो इंडस्ट्रियल जोन में आ रहा है। अगर इंडस्ट्रियल जोन में आ रहा है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है वहाँ पे लैंड खरीद के वहाँ पे घर बनाना, क्योंकि इलीगल होगा वो। अगर वहीं दूसरी तरफ आप समझें कि MIDC का लैंड अगर रेजिडेंशियल जोन में आ रहा है तो क्या उसके क्लॉजेज हैं, जो आपको बेच रहा है क्या वो MIDC की ही कोई बॉडी है या फिर आपको कोई इंडिविजुअल बेच रहा है, तो वो कैसे बेच रहा है, क्योंकि MIDC अमूमन जो है रेंट पे प्रोवाइड करता है लैंड। तो ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे का कोई कार्यक्रम बनाइए कि वहाँ कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना। हो सकता है कि आपने वहाँ पे पैसे निवेश कर दिए, बाद में कंस्ट्रक्शन में भी दिक्कत आएगी और हमेशा आपके सर के ऊपर तलवार लटकी होगी, कहीं कुछ उस पर एक्शन ना हो जाए। तो अपने पैसों का निवेश सोच समझ के करिए। आगे चलते हैं। ईश्वर जी हैं, इनका सवाल है, इन ताथोड़े देर आर 3 कोहिनूर सफायर प्रोजेक्ट एंड 1 फ्रॉम मिलेनियम। वाइल selling Sapphire 1, they said that there would be a 18-meter road from on Dravid BRTS to the society, but even after 2 years there is no road over there. So should I buy a flat in Sapphire 3 which is just in front of Sapphire 1? देखिए, किस प्रोजेक्ट में आप खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं ये कई पैरामीटर पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर पे। वहाँ का लेआउट आपको पसंद आ रहा होगा, वहाँ के लोकेशन के आसपास आप रह रहे होंगे, आपके बजट में मिल रहा होगा, आपको बिल्डर पे भरोसा होगा, ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद आप जो है किसी प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। जहाँ तक रही बात जो आपने रोड कनेक्टिविटी की बात की कि 18 मीटर का रोड जो है ऑन द्राविड BRTS से होके आने वाला था, तो इन सब चीज़ों पर भरोसा मत किया करिए। कोई भी डेवलपर हो, ये कहने की बातें हैं। आपको रोड बताया जाएगा, रिंग रोड बताया जाएगा, तमाम चीज़ें। हमने रिंग रोड पर जब लगभग 8-9 महीने हो रहे हैं, 1 साल हो जाएंगे 1-2 महीने बाद, हमने उस पर जब कवरेज किया, जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि कितने सालों से, 1 डिकेड से ज़्यादा जो है समय से उस पर बातचीत चल रही है, उस पर फंड इशू हो रहा है, रिलीज किया जा रहा है, फिर कहीं पे जो है लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बार जो है उसे उसकी विड्थ को बढ़ाया जा रहा है, कहीं कम किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इतना प्रोएक्टिव होकर मत सोचिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे रोड हैं जो एक तरीके से जो मैप पे होते हैं और आपको धरातल पे भी दिखते हैं। तो कभी रोड कनेक्टिविटी प्रपोज्ड पे ज़्यादा मत जाइए। एटलीस्ट वो रोड एग्जिस्ट होना चाहिए, उसकी वाइडनिंग पे आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। अगर रोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। बाकी चीज़ें अगर आपको फेवरेबल लग रही हैं, जो मौजूदा कनेक्टिविटी है वो आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, तो ही आप जो है डिसीजन लीजिए। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं। कोई इन्वेस्टर होगा, वो डाउन पेमेंट करेगा, उसको सस्ते में भी मिल जाएगा, और कभी मान लीजिए 4 साल 5 साल बाद रोड बन गया तो उसके लिए एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी X में बिक रही थी तो उसने X - Y में लिया हुआ है, क्योंकि वो इन्वेस्टर था, उसके पास डाउन पेमेंट के लिए काफ़ी पैसा था। अमूमन जब हम लोग जब घर खरीदते हैं तो ज़्यादातर हिस्सा हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक तो आप उतना प्राइस निगोशिएट नहीं कर सकते, दूसरा आप जो लोन ले रहे हैं, डिस्पर्स करा रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को सोच के तभी पैसा डालिए। बस लोगों की बातों में आके सैंपल अच्छा लग गया, थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी लग गई, इससे अपने पैसों को निवेश मत करिए। बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को, मैं सिर्फ यहाँ पे बिल्डर के पर्टिकुलर कोहिनूर को ही नहीं फोकस कर रहा हूँ, कोई भी डेवलपर हो उसकी लेगेसी को समझिए, उसने पोजीशन कब दिया हुआ है, क्या क्वालिटी डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किया हुआ है उसे तमाम जो है वेबसाइट्स पे उसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, जाके वहाँ पे देख सकते हैं उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। उसके बाद ही अपने पैसे को लगाइए, क्योंकि एक बार आपके जेब से पैसा निकल गया फिर वापस नहीं आने वाला। आगे चलते हैं। राहुल सालुंखे जी हैं, इनका सवाल है, सर आई हैव ए क्वेश्चन, आई ओन ए फ्लैट इन रिवरडेल प्लॉट ए खराड़ी, आई हैड टेकन पोजीशन ऑफ फ्लैट विद पार्किंग मेंशन्ड इन इंडेक्स 2 एंड अलॉटमेंट लेटर. Society which has been informed recently is having dispute and says the parking is illegally sold. How to deal with this situation? देखिए, पहली चीज़ ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपके इंडेक्स 2 में वो पार्किंग मेंशन्ड है। तो इलीगली अगर बेचा गया है तो सोसाइटी को बोलिए कि वो चीज़ें सेटल करे डेवलपर के साथ, और जो भी सेटलमेंट होता है वो बताए, क्योंकि बिना एग्रीमेंट में आपको अमेंडमेंट किए या फिर उसको करेक्ट किए आपके लिए वो पार्किंग है और रहेगी, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब वो इलीगली क्यों जो है बेचा गया है, क्या 2 लोगों को वही पार्किंग बेच दी गई है या वो ओपन पार्किंग थी आपको दिया गया है, वो किस तरह का इलीगल वो कह रहे हैं, उसको पहले समझने की कोशिश करिए। और अच्छी चीज़ ये है कि आपके एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कवर्ड पार्किंग जो है मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन जो आपको पार्किंग नंबर है वो अलॉटमेंट लेटर करके दिया जाता है बाद में, तो क्या उसमें समस्या है, इसको पहले समझ लीजिए। रिवरडेल के साथ एक और भी समस्या है, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए जल्द आप लोगों के सामने एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। जुड़े रहिए और आपके मन में जो दुविधा है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जो आने वाले वीडियोज हैं वो देखने को मिलते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।